नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लिया। भारत के साथ 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य दिया। वेस्टइंडीज के टेरोबा में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी में इस समय भारत का मुकाबला आयरलैंड से जारी, और एएफसी फुटबॉल महिला एशिया कप भारत 2022 कल से महाराष्ट्र में शुरू। धर्मेंद्र, समय क्रिकेट जगत में भारत 2 जगह खेल रहा है। एक जगह सीनियर टीम है और दूसरी तरफ अंडर 19 क्रिकेट टीम है जो विश्व कप का मुकाबला कर रही है। दोनों ही मैचों पे लगातार स्पोर्ट्स स्कैन नजर रख रहा है, लेकिन सबसे पहले बात उस श्रृंखला की जिस पर सबकी निगाहें हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की ये श्रृंखला है। उसका पहला मैच चल रहा है पार्ल में। भारत और दक्षिण अफ्रीका आपस में भिड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य दिया है, और जो ताजा समाचार ये है कि भारत अपना 1 विकेट खो चुका है। 74 रन अभी बने हैं और 14 ओवर हो चुके हैं। राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल जानते हैं अपने खेल विशेषज्ञ धर्मेंद्र पंत से। देखिए नवीन, अगर हम पार्ल की बात करें जहां पर ये मैच खेला जा रहा है बॉलैंड पार्क पर, वहां की पिच हमेशा जब दूसरी पारी में होती है तो धीमा खेलती है और गेंद जो है बल्ले पर सही तरीके से नहीं आती, तो ऐसे में रन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। एक रिकॉर्ड ये है कि आज तक कोई भी टीम जब बाद में बल्लेबाजी करते हुए वहां 250 रन से अधिक रन कभी नहीं बना पाई। हमारे पास बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये काफी कुछ हद इस पर निर्भर करता है कि हमारे जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, राहुल आउट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर धवन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये न सिर्फ वो अपना कैरियर बचाने के लिए खेल रहे हैं बल्कि वो टीम को भी नया पार लगा सकते हैं। और कोहली के लिए अब ये कह सकते हैं कि कप्तानी का जो एक दबाव भले उन पर उतना नहीं दिखा, लेकिन एक जिम्मेदारी थी, वो स्वच्छंद होकर खेल सकते हैं। तो इन दोनों पर काफी कुछ निर्भर करता है कि हम एक नया लक्ष्य, एक रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल कर पाते हैं इस मैदान पर कि नहीं। शार्दुल ठाकुर, आखिरी ओवर 17 रन, अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, लेकिन वनडे के अंदर 10 ओवर 1 मेडन 72 रन और कोई विकेट नहीं। निश्चित तौर पर शार्दुल ने जिस हिसाब से जोहानिसबर्ग में जिस टेस्ट मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, उनसे काफी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कप्तान का भी जो एक नए कप्तान थे, उन्होंने ये कह सकते हैं कि कप्तान लकीर की फकीर पर चले, उन्होंने कुछ नयापन नहीं दिखाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास आप छठे गेंदबाज के रूप में वेंकटेश अय्यर को रखते हैं और उनसे गेंदबाजी नहीं करवाते। अगर उनके पास कुछ हमने कुछ ओवर करवाए होते तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह या भुवनेश्वर कुमार, जिनको की डेथ ओवरों का अच्छा गेंदबाज माना जाता है, वो करते। शार्दुल ठाकुर कभी डेथ ओवरों के बहुत अच्छे गेंदबाज नहीं रहे। उनको वैसे भी गेंद सौंपना ऐसे मौके पर, क्योंकि उनकी शॉर्ट पिच गेंद होती हैं और वो आराम से बल्लेबाज उनको आराम से आसानी से भांप लेता है, तो ऐसे में दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर को अगर सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खिलवाना चाह रहे थे तो उससे बेहतर हम सूर्य कुमार यादव को रखते, जो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, और हमें छठे नंबर तक हमारा मतलब एक था कि बल्लेबाजी क्रम हमारा बहुत मजबूत रहता। जी, शिखर धवन 54 रन बना चुके हैं। 55 बॉलें उन्होंने खेली हैं। विराट कोहली इस समय 13 रन पर खेल रहे हैं। 19 बॉलें उन्होंने खेली हैं, और इन दोनों ही खिलाड़ियों का मुकाबला अगर हम करें अपने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों से, बात कर रहा हूं मैं बावुमा की, जिन्होंने शतकीय पारी के लिए 110 रन बनाए हैं, और दुसान जिसने पूरी भारतीय गेंदबाजी को ध्वस्त करके रख दिया। 96 बॉलों में 129 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात ये जो साझेदारी उनकी 200 से ऊपर की रही है, इसका सबसे एक ऐसा मौका था कि भारतीय टीम दबाव बना रही थी। 68 रन के आसपास उनके 3 विकेट निकल चुके थे, और वहां पर जब दबाव बनाने का जो टाइम था उन्होंने वो दबाव हटाया। और उनकी साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, और
खुद पर दबाव नहीं बनने दिया और उल्टे गेंदबाजों पर दबाव बनाया। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो पूरे उनकी पारी संवारने, एक खिलाड़ी एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है और दूसरा बल्लेबाज दुशान जो दूसरी तरफ से वो रन बना रहा है, तो न तो उनकी रन गति बहुत धीमी पड़ी और न उन पर दबाव बना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत रणनीतिक बल्लेबाजी कही जाएगी जिसमें कि वो सफल रहे। कुल मिला के अगर हम इस मैच को अब तक एनालाइज करें तो भारतीय टीम ने न तो गेंदबाजी अच्छी की है, न ही फील्डिंग अच्छी की है। हालांकि बल्लेबाजी में जल्दी विकेट गिरा दिया, लेकिन अब लग रहा है कहीं ना कहीं कोहली और साथ में जो दूसरे हमारे बल्लेबाज है शिखर धवन, वो पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जो ये जोड़ी है, इस जोड़ी को भी दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी से ही सबक लेकर आगे अपना जो साझेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हमारी गेंदबाजों ने वास्तव में निराश किया। और जब आप 2023 विश्व कप की बात कर रहे हैं और उसके लिए टीम तैयार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस टीम में भुवनेश्वर कुमार जो लगातार चोटिल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनके लिए जगह है। और इसी तरह से शार्दुल ठाकुर को एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि उनको गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर आप स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, वेंकटेश अय्यर हैं, उनको आजमाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब हमारे बल्लेबाजों पर ये है कि हमारी बल्लेबाजी में डेप्थ है, जी गहराई तो है। धर्मेंद्र, अब लगभग 33 ओवर का खेल बचा है। रन रेट जो हमारी वो चल रही है वो 5.15 की रन रेट चल रही है और लगभग 6.24 की रन रेट से अब हमें रन बनाने हैं। अब यहां पे हमें थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मैच हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 35 ओवर तक आपको विकेट बचाए रखने और पारी संवारने और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान देना चाहिए। और आप ये हमेशा देखना होगा कि जब भी कोहली क्रीज पर होते हैं तो वो स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान देते हैं, तेजी से रन चुराते हैं। आपने बाउमा को देखा होगा कि उन्होंने बहुत तेजी से रन चुराकर फील्डरों पर भी दबाव बनाया, हमने ओवरथ्रो के रन दिए। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति ये चल सकते हैं और ये स्वाभाविक है कि अगर कोहली क्रीज पर हैं तो ये रणनीति अपने आप ही चलने लग जाती है। धर्मेंद्र, आज के मैच में श्रेयस अय्यर के पास एक बड़ा मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का एक बार फिर, अगर भारत मैच जीतता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये बात चल रही थी कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की जब बात होती है तो स्ट्रोक प्लेयर के रूप में अगर देखा जाए तो बेहतर स्ट्रोक प्लेयर सूर्य कुमार यादव, वो तेजी से आक्रामक अंदाज में भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी हो गई है भारतीय मध्यक्रम में एक स्थान के लिए कि आपको हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और आपने देखा होगा कि विश्व कप के बाद, विश्व कप से पहले ही जब एक समय अंबाती रायुडू ने नंबर 4 के लिए ये कह सकते हैं कि थोड़ा स्थिरता प्रदान की थी, लेकिन उसके बाद से स्थायित्व के लिए जूझ रहा है वो एक बल्लेबाजी क्रम का नंबर 4, और वहां पर अभी तक भारत किसी को स्थापित नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, जो भी नए बल्लेबाज उसमें आ रहे हैं उन पर दबाव रहेगा। इस बीच भारत ने एक विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। पल पल पर नजर है स्पोर्ट्स स्कैन की। और अब आपको वेस्टइंडीज लिए चलते हैं। वेस्टइंडीज के टेरोवा में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से हो रहा है। आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 67 रन बना लिए हैं और 10 ओवर हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से पराजित किया था और वहीं आयरलैंड ने युगांडा को 39 रन से हराया था। भारत की शुरुआत अच्छी रही थी, हालांकि कमजोर टीमें भारत के ग्रुप में हैं। अगर ग्रुप बी में भारत का देखा जाए कि कौन कौन सी टीमें हैं, युगांडा है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, आयरलैंड है, तो भारत सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह आसान नजर आती है। हाँ, प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष जो दो टीमें होंगी वो आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर युगांडा को हराना मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी तरह की परेशानी होगी। और आयरलैंड के खिलाफ भी जिस हिसाब से वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पर भी जीत के हमारे ज्यादा मौके हैं। तो आज ही तय हो जाए कि भारत नॉकआउट चरण में सीधे पहुंच जाएगा कि नहीं, और नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भारत के लिए बहुत आसान, जिस आपने कहा भी दिया कि ग्रुप आसान है। और भारतीय जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं वो लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एशिया कप का कहीं ना कहीं हमें वहां फायदा मिल रहा है। यश ढुल और उनके हरनूर सिंह, दो भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर तमाम खेल प्रेमियों की, खासकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें हमेशा रहेंगी। हालांकि हरनूर सिंह पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज के इस मैच से ज्यादा उम्मीदी।
निश्चित तौर पर हरनूर सिंह ने आपको ध्यान होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हमने अभ्यास मैच जीता था तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी। तो एक कह सकते हैं कि वो लय में है और धुल तो लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार, और अगर कप्तान है तो कप्तानी की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने गेंदबाजों को अगर बड़ा स्कोर देते हैं तो हम बड़े अंतर से भी जीत दर्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर धर्मेंद्र का कहना है कि अंडर 19 क्रिकेट में भारतीय कप्तान यश तुल बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बशर्ते कि अगर हम केएल राहुल को देखें इस समय जब भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच चल रहा है। धर्मेंद्र, देखिए केएल राहुल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन पर उस तरह का दबाव था क्या? अगर कप्तानी का उन पर दबाव है तो फिर उनके लिए वो जो ये कह सकते हैं ना कि अंक जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि एक दावा पेश किया जा रहा है कि टेस्ट कप्तानी किसको सौंपी जाए, क्योंकि वनडे के लिए फिलहाल 2023 तक तय है कि रोहित शर्मा होंगे, लेकिन उनकी उम्र 35 साल है, फिर दावेदार आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में केएल राहुल की कुल मिलाकर आज की कप्तानी ने मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मुझे उन्होंने निराश किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए कि एक समय शान पोला की कप्तानी को कहा जाता था कि वो 28 से 29 के ओवर के बाद फिर अपने स्ट्राइक गेंदबाज को ले आते हैं। तो कुल मिलाकर वही था, उसमें कुछ नयापन नहीं देखने को नहीं मिला कि जब एक नया कप्तान होता है, टीम प्रबंधन नया होता है, तो नई सोच और जो एक नई रणनीति होती है वो दिखाई नहीं दी। और आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सानिया ने कहा है कि टेनिस कोर्ट में ये उनका आखिरी साल होगा। इससे पहले आज उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। सानिया और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनोक को स्लोवेनिया की तमारा जिडानसेक और काजा जोवान की जोड़ी ने पराजित किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में सानिया अमेरिका के राजीव राम के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगी। सुनते हैं सानिया के खेल जीवन पर ये रिपोर्ट जागृति से। भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल खिलाड़ी सानिया मिर्जा इस वर्ष के बाद टेनिस कोर्ट में अब दिखाई नहीं देंगी। सानिया को ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत की इस स्टार खिलाड़ी के नाम कई खिताब और जीतें दर्ज हैं। सानिया ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। वहीं मिक्स डबल्स में वो 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। 35 साल की सानिया ने टेनिस में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2003 में की थी। पिछले 19 साल से वो लगातार टेनिस खेल रही हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत को जीत भी दिलाई है। वे अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। सानिया ने डबल्स ही नहीं, सिंगल्स में भी अपने से ऊंची वरीयता प्राप्त कई खिलाड़ियों को हराया है। उन्होंने स्वेतलाना कुत्नेत्सोवा, वेरा ज़्वोनारेवा, मेरियन बार्तोली, पूर्व नंबर 1 मार्टिना हिंगिस, दिनारा सफीना और विक्टोरिया अजारेंका जैसी स्टार खिलाड़ियों को अपने शानदार खेल से पराजित किया है। सानिया रैंकिंग सिंगल्स में शीर्ष 100 में पहुंचने वाली अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। धर्मेंद्र, टेनिस के युग की बात करें, मैं तो युग ही कहूंगा, एक महिलाओं का जो युग था उसमें केवल 19 साल में सिर्फ एक खिलाड़ी जिन्हें हम सानिया मिर्जा के नाम से जान रहे हैं, आज उन्होंने टेनिस से अपने आप को विदा कह दिया है। क्षति होगी क्या भारत के टेनिस के लिए, विशेषकर महिलाओं की बात करें? देखिए, वो रोल मॉडल थी जी, और रोल मॉडल जो होती है, ऐसा नहीं कि वो लंबे समय तक खेलती। हाँ, ये कहीं ना कहीं भारतीय टेनिस के लिए ये नुकसान है कि आखिर भारतीय टेनिस इतने वर्षों में हमारे पास सानिया मिर्जा थी, सानिया मिर्जा जैसी न सही, लेकिन कुछ वैसी खिलाड़ी क्यों तैयार नहीं कर पाई कि जो कम से कम सिंगल्स में न सही डबल्स में तो आगे बढ़े जी। तो ये कह सकते हैं कि आगे भी जब भी जो भी नई खिलाड़ी आएगी उसके लिए जो एक मानक होंगे, जो मानदंड हैं, वो सानिया मिर्जा ने ही तय कर रखे हैं और सानिया मिर्जा के ही पद चिन्हों पर कोई भी आगे चलना चाहेगा। सानिया मिर्जा को देख के ही कोई अपना कैरियर शुरू करना चाहेगा या कैरियर आगे बढ़ाना चाहेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये भारतीय टेनिस के लिए कुल मिला के ये एक बड़ी खबर कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली खबर भी है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मां बनने के बाद वापसी की थी, तो ये लग रहा था कि वो हो सकता है कि 2024 पेरिस ओलंपिक तक वो अपना कैरियर खींचे।
19 साल बहुत एक लंबा बड़ा करियर होता है, खासकर टेनिस जैसे तेज तर्रार खेल में, और उसमें अपने आप को बनाए रखना। और जैसा कि धर्मेंद्र आपने बहुत सही कहा, उन्होंने जो मानक तैयार कर दिए हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए, वो पार करना, उस तक पहुंचना अपने आप में अन्य खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही शानदार उनका करियर रहा, और जिस तरह का हमने रिपोर्ट में सुना, कई खिताब उन्होंने अपने नाम किए। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक जमाना था जबकि हमारे पास एकल में एकल में हम कब निरुपमा मांकड़ या निरुपमा संजीव का नाम लिया करते थे, और उसके बाद एकदम से शून्य पैदा हो गया था कि कोई खिलाड़ी हमारी महिला एकल में थी ही नहीं। वहां पर सानिया मिर्जा आती हैं और शीर्ष 100 में नहीं, वो 27वें नंबर तक पहुंचती हैं। और इसके बाद जब वो युगल में आई 2013 से, उन्होंने एकल में खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो मार्टिना हिंगिस के साथ उनकी जोड़ी जग जाहिर थी और दोनों ने बहुत अच्छे खिताब भी जीते। मतलब 2014 और 2016 के बीच उन्होंने अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया तो वो नंबर 1 भी बनी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जो लौट फिर के बात वही आती है कि भारतीय टेनिस के कर्ता धर्ता आखिर क्या कर रहे थे कि उन्होंने सानिया मिर्जा के जैसी कोई दूसरी खिलाड़ी पैदा करने की कोशिश नहीं की या तैयार करने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो भारतीय टेनिस महासंघ है उसकी भी एक हार है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं, जबकि भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हार का सामना करना पड़ा है। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज हुए कुछ खास मैचों पर हमारे संवाददाता मुकेश की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने इटली की लूसिया ब्रोंजेटी को 6-1, 6-1 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल ने जर्मनी के यानिक हैंसमैन को 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाई। नडाल का अगला मुकाबला रूस के ओलंपिक रजत पदक विजेता कर्नेन खचानोव या फ्रांस के बेंजामिन बुनजी से होगा। वहीं विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव 2 घंटे से कम समय में ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को लगातार सेट में 6-4, 6-4, 6-0 से हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीसरे दिन भारत के रोहन बोपन्ना और फ्रांस के रोजर वेस्लिन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा ही शामिल हुए थे और दोनों खिलाड़ी अपना पहला ही मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा अमेरिका के राजीव राम के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात फुटबॉल की। एएफसी फुटबॉल महिला एशिया कप भारत 2022 कल से महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में शुरू होगा। भारत अपना पहला मैच कल ईरान के साथ खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। धर्मेंद्र, बहुत अहम मुकाबले हो रखे हैं इस एशिया कप के अंदर, और भारत के पास एक मौका है कि वो 2023 में होने वाले महिला के लिए कप के लिए क्वालिफाई कर जाए। देखिए नवीन, ये वास्तव में एक बहुत बेहतरीन मौका भारतीय फुटबॉल के लिए है, सिर्फ भारतीय महिला फुटबॉल के लिए नहीं, क्योंकि हम विश्व कप हमारे लिए दूर की एक कौड़ी हुआ करती थी, दूर का सपना हुआ करता था, और यहाँ पर हमारे पास मौका है कि हम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करें। यहाँ कल हमारा मैच ईरान से है। ईरान हमारी रैंकिंग 50 है, ईरान की रैंकिंग 70 है। इससे पहले जब हम 3 मैच जो ईरान से खेले हैं उनमें 2 में हम जीते हैं, 1 हार गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पलड़ा भारी है। हमारी टीम पिछले 6 महीने में एक्सपोजर भी हमारी टीम को अच्छा मिला है। हम ब्राजील में खेलने गए, हम स्वीडन में खेलने गए, तो हमारी खिलाड़ी लगातार लय में है, लगातार शिविर में भाग ले रहे हैं। ईरान ने पिछले 6 महीने से एक भी मैच नहीं खेला है, तो यहाँ पर हमारा पलड़ा भारी है। अगर हम पहला मैच जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टॉप 3 में रहने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल ये तो तय है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर हम सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में भी हमें प्ले ऑफ खेलने का मौका मिलेगा और हम सीधे जो है विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर धर्मेंद्र की माने तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे और बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से हमने तैयारियां की हैं, प्रतियोगिता में 3 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में भारत, चीन, चीनी ताइपे और ईरान शामिल है। धर्मेंद्र, वक्त बहुत कम है, तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है और अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने तान्या हेमंत को एक तरफा मुकाबले में 21-9, 21-9 से
हरा दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिलहाल चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें कि भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास ले लिया है और भारत के साथ 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 297 रन का लक्ष्य दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।